निर्मल बाबू बनारस में नए नए आए थे। पेशे से रचनाकार, अधेड़ उम्र, रंग सांवला और आंखों पर मोटी ऐनक लगी थी। छुट्टी का दिन होने के कारण निर्मल ने बनारस घूमने का फैसला किया। पहले कुछ धर्म स्थल के दर्शन करते हुए बनारस के इतिहास को देखने निकल पड़े। सुंदर सुंदर स्थलों को देखा, बनारस के घाट और व्यंजनों का स्वाद चखा और ऐसे ही करते कराते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। निर्मल एक भोजनालय से रात्रि का भोजन करके घर वापसी के लिए बस के अड्डे पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मानो यह शोर शराबे वाला शहर रात के घने अंधेरे में गायब हो गया हो। अगर कोई आवाज आ भी रही थी तो वह कहीं दूर किसी सड़क पर भौंक रहे कुत्तों की आवाज आ रही थी। कड़ाके की सर्दी में सितारों भरी चांदनी रात घने कोहरे में बादल में छिप गई थी। अपने हाथों को बगल में करे थर थर कांप रहे निर्मल बाबू के चेहरे पर निराशा छाने लगी और बेचैनी बढ़ने लगी थी। इस समय तक जब कोई बस नहीं आई तो निर्मल ने पैदल पदयात्रा करने का फैसला किया। कभी वह 2 कदम आगे चलते तो कभी रुक जाते। शहर में नए होने की वजह से न उनको कोई रास्ता पता था और न ही किसी करीबी व्यक्ति को जानते थे जिनके घर वो रात गुजार सकें। उन्होंने बस अड्डे पर रुककर बस का इंतजार करना ही उचित समझा और वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद निर्मल बाबू को किसी औरत की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी, साहब, रात को यहाँ से कोई बस नहीं चलती। पीछे पलटकर देखा तो कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। निर्मल बाबू ने आवाज़ लगाते हुए पूछा, कौन है? कोहरे की सफ़ेद चादर से कोई आते दिखा। निर्मल ने अपनी ऐनक के शीशे के से धुंध साफ करके देखा तो एक युवती चमकीले वस्त्र पहने उनके सामने आकर खड़ी हो गई। निर्मल झिझकते हुए बोला, कौन हो तुम? और अगर रात को यहाँ बस नहीं आती तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी ठंड में? युवती ने निर्मल के करीब आते हुए जवाब दिया, मैं रोज़ रात को भटकते हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। निर्मल ने प्रश्नचित्त भाव से पूछा, मैं समझा नहीं। युवती ने लड़खड़ाती जबान में कहा, मैं वैश्या हूँ, परंतु मैं यहाँ किसी वैश्य की तलाश में नहीं खड़ा। वो बोली, सब मर्द पहले यही कहते हैं और फिर मेरे साथ रात गुजारने की इच्छा भी जताते हैं। अब आप भी जल्दी चलिए साहब, इतनी ठंड में और नहीं रुका जा रहा। निर्मल वैश्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो इस शहर में नया हूँ। वह बनारस की खूबसूरती को देखने के लिए निकला था, परंतु मुझे नहीं पता था यहाँ रात को बस नहीं चलती, वरना मैं जल्दी लौट आता। वैश्या बोली, अच्छा, तो आप नए हैं इस शहर में? चलो, अच्छी बात है। आपने दिन में शहर की खूबसूरती देखी, अब मैं आपको रात की खूबसूरती दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं देखना, मैं कोई होटल खोज लूँगा अपने लिए, कहते हुए निर्मल चलने लगा। वैश्या फिर बोली, अरे साहब, यह शहर चोर लुटेरों से भरा पड़ा है। रास्ते में कोई आपको लूट भी लेगा और आपको जान से भी मार देगा। इससे तो अच्छा है कि आप एक वैश्या के साथ रात गुजार लें। चोर लुटेरे और मौत का नाम सुनते ही निर्मल बाबू के कदम लड़खड़ाने लगे। सर्दी में भी पसीना आने लगा था। वह उल्टे पांव दौड़कर वापस वैश्या के पास आकर खड़े हो गए। वैश्या अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, जाइए जाइए, 2-2 हाथ करिए उन लुटेरों से। अगर बच निकले तो 2 मील दूर मिल जाएगा आपको कोई होटल रहने के लिए। निर्मल भयभीत होकर बोला, क्या सच में यहाँ चोर लुटेरे रात को घूमते हैं? वैश्या, हाँ साहब। निर्मल, अगर यहाँ चोर लुटेरे रहते हैं तो तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूमती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरे साहब, मेरे पास इस जिस्म को लुटवाने के अलावा और है भी क्या? वैश्या ने तीखा जवाब दिया, इसको अब चाहे आप लूट ले या फिर कोई और। बोलो साहब, चलोगे क्या? निर्मल कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। वैश्या ने कहा, तो फिर चलिए, मेरा घर पास में ही है, परंतु मैं अपना दाम पहले ही बता देती हूँ, 400 से 1 पाई भी कम नहीं लूँगी। निर्मल ने कहा, ठीक है, 400 ले लेना, किंतु अब यहाँ से जल्दी चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। वैश्या निर्मल बाबू को एक बस्ती में से लेकर गुजरने लगी। बस्ती में चारों ओर से मटन मच्छी की बदबू आ रही थी, जैसे यहाँ सब कसाई रहते हों। निर्मल बाबू कभी पीछे देखते तो कभी चलते चलते रुक जाते। मन में यही डर सता रहा था कि कहीं ये औरत
किसी लुटेरों के गिरोह के साथी ना हो, जो मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर यहाँ ले आई है। कहीं यह मुझे जान से तो नहीं मार देगी। निर्मल बाबू का दिल जोर जोर से धड़कने और शरीर कांपने लगा था। निर्मल वहीं रुककर सोचने लगा, क्या ये औरत सच कह रही है? क्या ये सच में वैश्या है? हाँ, वस्त्रों से तो बातों से तो वैश्या ही लग रही है। नहीं नहीं, यह इसका छलावा भी हो सकता है। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? अगर यह औरत सच बोल रही है और अगर मैं वापस चला गया, आगे जाकर कोई चोर लुटेरा मिल गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, इससे अच्छा है मैं इस औरत के साथ ही चल पड़ूँ। अगर यह औरत या इसके साथी मुझे मारने की कोशिश करने लगे तो मैं अपने सारे रुपए देकर अपनी जान की भीख मांग लूँगा। क्या हुआ साहब, आप यहाँ क्यों रुक गए? मेरा घर तो आगे है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे धीरे धीरे चलने की आदत है, इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा था, निर्मल धीरे से बोला। वैश्या मुस्कुराई और फिर चलने लगी। निर्मल बाबू भी पीछे पीछे चलने लगा। आगे जाकर वैश्या एक झोंपड़े के पास रुक गई। वैश्या बोली, पहुंच गए हैं साहब आप मेरे गरीब खाने में, लेकिन अंदर आने से पहले मेरे हाथ में 400 रुपये थमा दीजिए। आपका क्या पता बाद में बिना पैसे दिए निकल जाओ। निर्मल फटाफट अपने पर्स को वैश्या की दूसरी तरफ छिपाकर 200 के 2 नोट निकालकर वैश्या के हाथ में थमाते हुए झोंपड़े के अंदर प्रवेश करता है। वैश्या, आइए साहब बैठिए। निर्मल कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर सामने टंगी पेंटिंग को देखने लगा। वैश्या, अरे साहब, उस चित्र में क्या नजरें गड़ा कर बैठे हैं, जरा इधर भी देखिए, असली खूबसूरती तो यहाँ है। निर्मल अपने चेहरे को घुमाकर वैश्या की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। निर्मल की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। बल्ब की रोशनी में 22-23 साल की खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। निर्मल अपने सूखे गले को अपने थूक से तर करते हुए बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। वैश्या बोली, साहब अभी तो आपने बहुत सी चीज़ों की कल्पना नहीं की है। निर्मल घबराते हुए बोला, कल्पना? और कौन सी चीज़ों की कल्पना? वैश्या, अभी दिखा देती हूँ साहब, कहते हुए अपने बालों को बिखेरते हुए अपनी चमकीली लाल साड़ी को अपने जिस्म से खोलने लगी। निर्मल दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, रुको, तुम यह सब मत करो। मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए, मुझे यह सब नहीं करना। वैश्या गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, तो फिर निकल जाओ अभी यहाँ से। मैं वैश्या हूँ, कोई समाज सेविका नहीं जो भटके हुए राहगीरों को पनाह देती रहूं। यह लो अपने 400 रुपये। निर्मल के हाथ में थमाने लगी। परंतु मैंने तुम्हें रुपए तो दिए हैं, तो फिर समाज सेवा कहाँ हुई? वैश्या, देखो साहब, मैंने अपने जिस्म का दाम लिया है, पनाह देने का नहीं। और वैसे भी मेरे अपने उसूल हैं, मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेती। मेरे जिस्म से अपने पैसों की वसूली करो और सुबह होते ही यहाँ से रास्ता नापो। निर्मल अपने आप को मकड़ी के जाले में किसी कीड़े की तरह फंसा महसूस करने लगा। वैश्या के साथ वह शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन रात गुजारने के लिए उसके पास वैश्या की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। निर्मल वैश्या से आंखें चुराते हुए बोला, मैंने आज तक किसी पराई औरत के साथ यह सब नहीं किया। मेरी पत्नी को गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं उसकी यादों के सहारे दिन काट लेता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी आबरू का सौदा करते हुए? माना कि तुम्हारी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन तुम तो यह सब अपनी खुशी से करती हो। तुम मुझे यह सब किए बिना यहाँ रात गुजारने नहीं देना चाहती तो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम यह लाइट बंद कर दो। कहते हुए निर्मल अपने कपड़े उतारने लगा। वैश्या ने अचानक निर्मल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं साहब, रहने दो, वैसे भी मुझे एड्स है। निर्मल आश्चर्य से बोला, क्या क्या कहा तुमने? वैश्या बोली, हाँ साहब, मुझे एड्स है। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? जब मैं सब कुछ कर लेता उसके बाद बताती। वैश्या फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो साहब, आप भले मालूम पड़ते हो, इसलिए आपको यह पाप करने से रोक दिया। अगर आपको भी मेरे वाली बीमारी लग जाती तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। निर्मल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वैश्या के मुंह पर तमाचा मारे या फिर उससे सहानुभूति दिखाए। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद निर्मल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला,
तो इसका मतलब जो मर्द मेरी तरह भले नहीं होते तो तुम उनको यह बीमारी देती हो। वैश्या बोली, हाँ साहब, मैं उनको यह बीमारी तोहफे में देती हूँ, जिससे वे मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते। परंतु क्यों? वह तुम्हें पैसे तो देते हैं, फिर तुम क्यों ऐसा करती हो? तुम ही तो अपने साथ लेकर आती होंगी ना उनको, मेरी तरह। अगर मैं भी आज तुम्हें रोकने की कोशिश न करता तो तुम मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देती। मैंने तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की थी। तो फिर आखिर तुम्हें मेरी या किसी और व्यक्ति की जिंदगी तबाह करके क्या मिलता है? जवाब दो। वैश्या निर्मल की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। निर्मल ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया और गुस्से में बोला, खामोश क्यों हो? जवाब दो। वैश्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं साहब, आप सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। निर्मल चीखते हुए बोला, मक्कार कमीनी औरत, मेरी नींद उड़ाकर कह रही हो मैं सो जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करूं या मुझे फंसाने के लिए तुम्हें और थप्पड़ मारूं। आप और थप्पड़ मार लीजिए साहब, अगर आपका गुस्सा मुझे पीट कर शांत हो सकता है तो शांत कर लीजिए। मैं आपकी दोषी हूं और आपको मुझे सजा देने का पूरा हक बनता है। आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए साहब। निर्मल नरमी दिखाते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया, तुम पर गुस्सा किया, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ कर क्या मिलता है? वैश्या अपने छुपे हुए दर्द को रोक न सकी और रोते हुए बोली, क्या करूं साहब, अब मैं क्या करूं? जिन मर्दों ने मेरे घर उजाड़ दिया उन्हें हंसते हुए कैसे देख सकती हूं मैं? मेरे मन में ज्वाला फूटने लगता है जब भी किसी मर्द को देखती हूं तो। वैश्या की बातें सुनकर निर्मल का गुस्सा हमदर्दी और प्रश्नों में बदल गया। किन मर्दों ने तुम्हारा घर उजाड़ा और क्यों? बताओ मुझे। आप जानना चाहते हो साहब, मुझे क्यों इस मर्द जाति से नफरत है? तो सुनो। मैं अपने भाई, बाबा, 2 छोटी बहनों और एक भाई के साथ कानपुर में रहती थी। बाबा सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। हम गरीब जरूर थे लेकिन खुश थे। बाबा जितना भी धन कमाते हम भाई बहनों की पढ़ाई पर खर्च करते। वे हमें बड़े अफसर बनाना चाहते थे। हम भी बाबा का सपना पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ा करते थे। मैंने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान लेकर IAS पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक दिन अचानक बाबा की दुर्घटना से मेरे सारे सपने गमों की आंधी में तिनके की तरह बिखर गए। बाबा के देहांत के बाद आई भी बीमार रहने लगी और परिवार में सबसे बड़ी संतान होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी। तनख्वाह अधिक नहीं थी, परंतु घर का गुजारा और भाई बहनों की पढ़ाई करवाने जितना धन कमा लेती थी। कुछ महीनों बाद अचानक आई बहुत बीमार पड़ गई। हमने उनको एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। काफ़ी दिन गुजर गए पर आई की बीमारी बढ़ती चली गई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 25,000 रुपये लगेंगे, तब हम उनका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। नहीं तो तुम इनको घर ही ले जाओ तो अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी माँ इस तरह बच नहीं पाएंगी। मेरे पास इतने रुपए नहीं थे, लेकिन मैं अपनी आई को खोना नहीं चाहती थी। बाबा के एक जाने का गम अभी तक दिल से निकला नहीं था और डॉक्टर साहब ने मेरी माँ को खोने की बात कह डाली। मैं किसी भी हाल में आई के जीवित रहने के लिए रुपया इकट्ठा करने के लिए अपने सगे वालों के दरवाजे खटखटाने लगी। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर अपना दुखड़ा रोती, उनसे भीख मांगती, परंतु हर कोई सहानुभूति दिखाकर रुपये देने से साफ मना कर देता। जब अपने सगे वालों ने ही मदद नहीं की तो कोई पराया क्यों करेगा? मैं इतनी लाचार और बेबस हो गई थी कि मुझे रुपया इकट्ठा करने की कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरी एक सहेली ने मुझे राय दी कि मैं जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ के मालिक से बात करूँ, शायद वे मेरी मदद कर दें। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना सारा दुखड़ा अपने मालिक को सुनाया और उनसे 25,000 रुपये की मदद मांगी, लेकिन उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा मेरी मदद कर देंगे, लेकिन अभी उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, इसलिए शाम को मैं उनके घर से आकर रुपया ले जाऊं। उनकी यह बात सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मानो मुझे और मेरी आई को एक नया जीवन मिल गया हो। मैं उनका धन्यवाद करते हुए शाम का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई मैं उनके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो मालिक ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे भीतर आने को कहा। मैंने दरवाजे के बाहर से ही देख लिया था कि 3-4 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। मुझे किसी अनहोनी के होने का संदेह तो जरूर हो रहा था,
पर रुपयों की ज़रूरत होने के कारण मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं घर के अंदर गई। शराब पी रहे मर्दों में से एक बोला, यार किशोर, इस हसीना की ही बात कर रहा था ना तू? मालिक ने किसी राक्षस की तरह हंसते हुए हाँ में जवाब दिया और अंदर का दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं समझ चुकी थी कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैंने मालिक से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चली जाना, घर इतनी भी जल्दी क्या है, और रुपए भी ले जाना अपने साथ, लेकिन उससे पहले हमारा मनोरंजन तो कर दो। कहते हुए उन शराबियों के बीच धक्का देकर फेंक दिया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे पकड़ते हुए मेरे ऊपर किसी शिकारी कुत्ते की तरह टूट पड़े। मैं चिल्लाते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको धक्के देने लगी, अपने से दूर हटाने लगी, उनको उनकी बहन बेटियों की कसम देने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए सबने एक एक करके अपनी हवस का शिकार बनाया और मुझ पर रुपए फेंककर अभद्र भाषा बोलने लगे। मैं उन दरिंदों के रुपए वहीं फेंक जैसे तैसे अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग आई। दर्द की पीड़ा से मुझसे चला नहीं जा रहा था, परंतु उन जालिमों को सजा दिलवाने के लिए मैं थाने रिपोर्ट करवाने के लिए पहुंच गई। लेकिन मालिक का नाम सुनकर और उसके ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने मुझ पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और मुझे वैश्या बोलकर मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, उल्टा वहां से भगा दिया। अब आस पड़ोस गली मोहल्ले में हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देखने लगा था। बेटी की बदनामी और अपनी बीमारी को न झेलते हुए माँ ने भी दम तोड़ दिया। मैं जहाँ भी दोबारा नौकरी मांगने जाती, हर कोई यही कहता, अच्छा तुम वही हो ना जिसने किशोर बाबू पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अब क्या हमें बदनाम करने आई हो, चलो जाओ यहाँ से, कहकर हर कोई भगा देता। हमारा गुजारा करना नामुमकिन हो गया था। भाई बहन को स्कूल से हटाने की नौबत आ पड़ी। फिर मुझे मजबूरन माँ के गहने बेचने पड़े। एक दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया। मैंने सरकारी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं एड्स की बीमार हो चुकी हूँ। यह सुनते ही मैं सदमे में आ गई। मैं जान गई थी कि यह बीमारी मुझे उन दरिंदों ने ही दी है। अब मेरी बची कुची जिंदगी भी खत्म हो गई थी। मुझे रोज यही डर सताने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई बहन क्या करेंगे। उनको भी मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और मेरी बहनों के साथ भी वही घिनौना अंजाम हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। मैं जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहनों को भी यह सब झेलना पड़े। और तब मैंने बनारस आकर नौकरी तलाश करने का फैसला किया, परंतु यहाँ भी नौकरी नहीं मिली तो मेरे अंदर मर्द जाति के लिए बेहद नफरत और क्रोध पैदा होने लगा। इसीलिए मैंने इन मर्दों से बदला लेने के लिए वैश्या बन गई। अब मैं उनसे रुपए लेकर उनको अपनी बीमारी दे देती हूँ और उन रुपयों को अपने भाई बहनों के पास मनी ऑर्डर भेज देती हूँ। इससे मैं अपना बदला भी ले रही हूँ और भाई बहनों का भविष्य भी बना रही हूँ। निर्मल अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगा और बोला, मुझे आज खुद अपने मर्द होने पर लज्जा आ रही है। किसी मजबूर औरत का फ़ायदा उठाना शायद इस पुरुष प्रधान देश का फितरत बन गया है। तुम्हारी दास्तान सुनकर मैं जान गया हूँ तुमने कितना कुछ झेला है। तुम्हारी बदला लेने की भावना सही है, लेकिन रास्ता गलत है। तुम्हारा उन दरिंदों की वजह से पूरी मर्द जाति को दोषी ठहराना गलत है। हाँ साहब, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ, जो किया है वो गलत है, लेकिन आप ही बताइए साहब, जब पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, नौकरी मांगने गई तो मुझे वहाँ से भी जलील किया गया। एक मजबूर बेसहारा औरत और कैसे बदला ले सकती थी। निर्मल ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या? निर्मल अपनी जेब से कार्ड निकालकर वैश्या के हाथ में थमाते हुए बोला, यह पता मेरे कार्यालय का है। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तो नहीं दिला सकता, लेकिन तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी इज्जत से बीताने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें वहाँ नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम भी यह वैश्यावृत्ति छोड़ दोगी। वैश्या हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन साहब आप यह क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। निर्मल मुस्कुराते हुए बोला, क्या किसी की मदद करने के लिए कोई रिश्ता जरूरी होता है? अगर हाँ तो आज से तुम मेरी दोस्त हो। वैसे हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद साहब,
आखिर किसी ने तो मेरे दर्द को समझा। अगर पहले ही दिन कोई मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। मैं भी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी और आज भी जीना चाहती हूँ। आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। यह अपने 400 रुपये रख लीजिए साहब। अब मुझे वैश्यावृत्ति से रुपये कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निर्मल बोला, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की या कर्ज उतारने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करके इस मर्द जाति के फैलाए हुए घिनौने पाप को धोने की कोशिश कर सकता हूँ। देखो सुबह भी हो गई है, पता ही नहीं चला रात कैसे गुजर गई। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम कल नौकरी के लिए दफ्तर जरूर आ जाना, वरना मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा। कहते हुए निर्मल चल पड़ता है। वैश्या पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है, आपको अब यहाँ फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब। लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। निर्मल ने पीछे पलटकर जवाब दिया, निर्मल निराला। वैश्या मुस्कुराते हुए बोली, और मैं नीरजा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।